Hello, children. I hope you all are safe in this Corona Kal by the grace of God, and I hope you all are respecting and obeying your elders and parents. I know you all are good children. Children, myself Urmila Rathod, and I am taking 8th class Sanskrit. बच्चों, छुट्टियों से पहले हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे जिसमें लोट लकार सॉरी जिसमें सारे लकार थे और शब्द रूप और प्रत्यय, इन तीनों टॉपिक्स को हमने पढ़ा था और साथ ही हमने चित्र वर्णन और एक चैप्टर लिया था, 6 चैप्टर। अब हम अपने इन ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत फिर से जो है वीडियो आपको देने वाले हैं, जिसमें मैं रिवीजन वीडियो मैंने तैयार किया है। हम फिर से आपके जो पुराने टॉपिक्स हैं हम उनको फिर से रिवाइज करेंगे और इस रिवीजन वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हैं जिसमें लोट लकार, स्पेशली लोट लकार लिया है और साथ ही शब्द रूप जिसमें रमा और मति शब्द रूप लिए हैं। प्रत्यय में मैंने कत्वा, तुमुन और प्रत्यय लिया है। तो फर्स्ट हम लेंगे लोट लकार। फर्स्ट जो है मैंने लिया है लोट लकार, जिसको मैंने कुछ धातु मैंने एक धातु पठ धातु के थ्रू आपको समझाया था, जिसके कुछ प्रत्यय मैंने दिए हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अकॉर्डिंग। और इधर प्रथम पुरुष में किसी अन्य के बारे में बोध होता है, मध्यम पुरुष में सुनने वाले यानी श्रोता के बारे में बोध होता है, उत्तम पुरुष में बोलने वाले यानी कि वक्ता के बारे में बोध होता है। इसी के अकॉर्डिंग जो है हमने कुछ इसके प्रत्यय तैयार किए, जो है तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव, आम। इसी के अकॉर्डिंग, इन प्रत्ययों के अकॉर्डिंग जो है पट धातु से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तू, पट के पीछे तू लगाया, इधर पट के पीछे ताम लगाया और उसके पीछे अंतु लगाया, आधा न और तू, तो ये बन गया पटतु, पटताम, पठंतु। फिर है पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावा, पठाम। अकॉर्डिंग टू ये सारे जितने भी प्रत्यय हैं इन सभी के अकॉर्डिंग आप अच्छे से इस टेबल को याद कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी टेबल्स को भी आप अच्छे से याद कर लेंगे और लोट लकार आप अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में शब्द रूप लिए हैं, जिसमें मैंने सिर्फ 2 ही शब्द रूप लिए हैं इस रिवीजन वीडियो में, जिसमें आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग का मतलब होता है जिसमें आ की मात्रा यानी कि शब्द के अंत में आ की मात्रा लगी हो और जो स्त्रीलिंग शब्द हो, जैसे कि रमा, रमा, सीता, लता और गीता। इसी तरीके से इकारांत शब्द जो है मैंने स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों ही लिए। इकारांत का अर्थ होता है शब्द के अंत में ई की मात्रा लगी हो, उन्हें इकारांत शब्द कहते हैं। जिसमें स्त्रीलिंग शब्दों में मति और बुद्धि 2 शब्द लिए और नपुंसकलिंग में वारी शब्द होता है। ये जो नपुंसकलिंग में किसी नेचुरल थिंग्स या किसी नॉन लिविंग थिंग्स का बोध होता है। अब इसी तरीके से रमा और मति 2 शब्दों को आपको अच्छे से तैयार करना है, जिसकी आकारांत स्त्रीलिंग रमा की मैंने टेबल आपके लिए इस स्लाइड में दी है। जैसे कि पहले इसके मैंने आपको याद करने के तरीके भी बताए थे, तो उन सारे तरीकों को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसमें रमा, रमे, रमा, रमाम, रमे, रमा, रमया, रमाभ्याम, रमा भी, रमे, रमाभ्याम, रमाभ्य। तो इस तरीके से आप सारी इसकी जो विभक्तियां हैं अकॉर्डिंग टू प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, इसी के अनुसार आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। इसमें पहली जो विभक्ति है रमा और रमे, रमा, वो देखना आप संबोधन के समान है। हे, इसमें हे जो है अलग से लग गया है, तो रमा, रमे और रमा ये तीनों ही शब्द है वो प्रथमा और संबोधन एक जैसे हैं। द्वितीया में आप में रमा के साथ म अलग से लगा है, बाकी द्वितीया का द्विवचन सेम है प्रथमा और द्वितीया का, और रमा भी सेम है प्रथमा और द्वितीया दोनों। तृतीया में रमया अलग से है, यानी कि रम आ की मात्रा हट गई है तो ये अया हो जाएगा, यानी कि इसका प्रत्यय हो जाएगा अया। और रमाभ्याम में आभ्याम, अभ्याम, ये आप तीनों में एक जैसे ही हैं, तृतीया से लेकर पंचमी तक रमाभ्याम, रमाभ्याम तीनों एक जैसे। इसको याद करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। रमा भी, रमाभ्यम और रमाभ्य, रमा भी में ई आ भी लग जाएगा, यानी कि आ भी प्रत्यय, और रमाभ्य, आभ्य, आभ्य करके इस तरीके से आप जो है इसके प्रत्यय को याद करके अच्छे से इस पूरी टेबल को याद कर सकते हैं। षष्ठी में देखिए रमया। अब आप देखो रमया में आ की मात्रा या के साथ विसर्ग लगा है, आ, रमा तो एज इट इज, और या के साथ विसर्ग लगा हुआ है। और रमयो,
ये रम यो य के साथ ओ की मात्रा, यानी रम के साथ यो विसर्ग के साथ। और रमाणाम आणाम जो हमने पहले भी वीडियो में आपको सिखाया था, उन सारे चीज़ों को आप जो है अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में लिख के उसे याद कर लें और उसी के अनुसार इस रमा की टेबल को आप याद कर लेना। बच्चों में संबोधन और प्रथमा एज इट इज़ है, सिर्फ हे अलग से लगा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में मति, मति शब्द रूप लिया है जो इकारांत शब्द है स्त्रीलिंग का। अब इसमें भी सेम ऐसे ही है, आप अपने इस उसी के अनुसार आप इसमें प्रत्यय तैयार कर लीजिए। इसके प्रत्यय इससे थोड़े से अलग जाएंगे, वो आप अपने हिसाब से, अपने याद करने के तरीके से हिसाब से इसे तैयार करना है। मति, अब इसमें छोटी ती है, इसमें बड़ी ती है, और मतय, ये तो आपको पूरी तरीके से याद करना पड़ेगा। फिर मतिम, छोटी ती के साथ म लग गया, म अलग से लगा है, बाकी मति मति एक ही विसर्ग हट गया। और मति मति बड़ी की मात्रा के साथ, ये दोनों सेम है। इधर भी मतिह, ये अलग से है बहुवचन में। फिर तृतीया में जाइए, मत्या, ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा बेटा, मति। और मतिभ्याम, मतिभ्याम, ये अभ्याम अभ्याम वाली जो तीनों लाइन है द्विवचन की, तृतीया से लेके पंचमी तक, ये तीनों एक जैसे हैं, तो इन तीनों को याद करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। मति भी, मति भी में मति के साथ भी लग के विसर्ग लग गया है, ये अलग भी अलग से लगा है। फिर इसमें चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में देखिए, मतिभ्य, मतिभ्य, ये दोनों अभ्य अभ्य, इभ्य इभ्य करके इसके प्रत्यय लगे हैं, इभ्य इभ्य, और दोनों एक जैसे हैं, तो चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन एक जैसे हैं। फिर पंचमी का एक वचन मतेह, मत्याह, और षष्ठी, ये दोनों ही एक जैसे हैं। इनको भी आपको दो दो को एक जैसा है, इसमें तीन एक जैसे हैं, तृतीया और पंचमी में तीन एक जैसे हैं, चतुर्थी और पंचमी में दो एक जैसे रहते हैं, और पंचमी और षष्ठी का एक वचन एक जैसा है। तो इस तरीके से आप जो है दो दो शब्दों के एक जैसे होने से आपको काफ़ी फायदा मिल जाएगा इन्हें याद करने के लिए। और षष्ठी विभक्ति की द्विवचन में मतियोह और मति नाम, जैसे कि उसमें रमानाम था, उसी तरह से ये मति नाम है, तो वो भी कुछ कुछ ऐसा ही है, सेम है। फिर सप्तमी में मत्याम, मतियोह और मतीशु, इस तरह से ये थोड़ी सी अलग जा रही है, तो इसे आप अपने हिसाब से याद करना है। और संबोधन में हे मते, हे मति, हे मते, ये कुछ कुछ पहली विभक्ति प्रथमा विभक्ति के समान है, थोड़ा सा फर्क है बस। तो इस तरीके से आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड प्रत्यय की है। प्रत्यय क्या होते हैं बच्चों, जैसे कि पहले मैंने अपने वीडियो में बताया था छुट्टियों से पहले, कि धातु के बाद लगकर उसके अर्थ में जो परिवर्तन कर देते हैं उन शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग धातु से पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, लेकिन प्रत्यय जो होते हैं वो धातु के बाद में लगकर के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब हमने 3 प्रत्यय लिए थे, जिसमें फिर से मैं कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और लेप प्रत्यय ले रही हूँ। तो कत्वा प्रत्यय, जैसा कि इस स्लाइड में बताया गया कि इसमें कुछ रूल्स दिए गए हैं, जिसमें पहला रूल है इसका प्रयोग करके या करके के अर्थ में होता है। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कार्य को करके या करने के अर्थ में होता है इसका प्रयोग। धातु के साथ जुड़ने पर जो ये कत्वा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ये कत्वा लिखा हुआ है, जब ये धातु के साथ जुड़ता है ये कत्वा शब्द, तो इसका आधा क हट जाता है और शेष क्या रहता है, आधा त और वा। जैसे कि फर्स्ट रूल में लिखा है त्वा, यही बचता है, यानी कि जब कत्वा का क्या रहता है, आधा त और वा ही बचता है, क हट जाता है। अब इसका दूसरा रूल है, इस प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग तब होता है जब अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा नहीं होती, जैसे कि ये धाव प्लस कत्वा है। इस अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड रूल, कि धाव प्लस कत्वा का क्या मतलब है, धाव में यानी कि व में अ की यानी कि इसका अंतिम वर्ण स्वर नहीं है, यानी कि इसमें स्वर की मात्रा नहीं है। वैसे ये हलंत लगने के कारण जो है हाफ लेटर माना जाता है, तो इसमें किसी तरह का कोई स्वर है ही नहीं, मात्रा तो दूर की बात है, यानी कि इसमें धाव शब्द में मात्रा है ही नहीं। तो सेकंड रूल में क्या कहा गया कि इसके जब धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग तब होता है जब अंतिम वर्ण में, धातु के अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा नहीं आती, तो धाव शब्द में स्वर की मात्रा है ही नहीं, तो इसीलिए इसमें व के ऊपर छोटी की मात्रा लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, और ये आधा का हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, धावित्वा। ठीक है। अब थर्ड रूल, यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न हो तो
इसका लोप हो जाता है और शेष वर्ण में ई का प्रयोग जो है नहीं होता। इसका क्या अर्थ हुआ कि जैसे कि ये उदाहरण है नम धातु का हमने उदाहरण लिया, नम प्लस कत्वा। जब यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न में से कोई एक हो, यानी कि यहाँ पर म वाला उदाहरण है, न वाला उदाहरण नहीं है, म वाला उदाहरण, तो इस म को हटा देते हैं, यानी म का लोप हो जाता है। म का लोप हो जाता है जब यहाँ देखिए ये न में न प्लस आधा त वा रहता है, यानी नत्वा बन जाता है, आधा क हट जाता है और वो म भी हट जाता है। क्यों? क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग म न का लोप हो जाता है और शेष वर्ण में ई का प्रयोग होता ही नहीं है, इसीलिए वो क्या बन गया? नत्वा। अब नेक्स्ट रूल, यदि धातु का अंतिम वर्ण म न समान वर्ग से हो तो म का और न का लोप नहीं होता और प्रत्यय के प्रयोग के समय ई का प्रयोग करना होता है। यानी कि यदि धातु का अंतिम वर्ण म न, यानी कि ये वाला उदाहरण ले लें, भ्रम प्लस कत्वा, भ्रमित्वा बनेगा, तो म और भ दोनों ही समान वर्ण है, समान वर्ग के वर्ण है। जैसे कि ये जो म और न समान वर्ग के हो, यानी कि म के साथ ये भ जो आया है ना, वो एक ही वर्ग के हैं, यानी कि प वर्ग के हैं, प फ ब भ म, यानी कि भ भी आया और म भी आया, तो ये दोनों एक ही वर्ग के होने के कारण इसमें क्या होगा, इस वर्ण का यानी म का जो है लोप नहीं होगा, यानी कि ये हटेगा नहीं। लोप का मतलब होता है ये वहां से हटेगा नहीं, एज इट इज रहेगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, तो ये हो जाएगा म के ऊपर छोटी ई की मात्रा आ गई, तो ये हो गया भ्रमित्वा। तो बच्चों पहले भी आपने इसे समझा था, इसे मैं रिवाइज करवा रही हूँ तो शायद आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय जो है जैसे कि कत्वा प्रत्यय करके के अर्थ में प्रयोग होता है, वैसे ही तुमुन प्रत्यय जो है के लिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। धातु के साथ जुड़ने पर तुमुन शब्द का क्या बचता है, तू और म, तुम ही बचता है, यानी कि तुमुन में से सिर्फ तू और म ही बचता है जब ये धातु के पीछे लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं धावितुम, तो धाव के पीछे ये सिर्फ तू और म बचा, धावी के साथ तू और म, यानी कि ये इसका तुमुन में से सिर्फ तुम शब्द ही बचता है और वो धातु के पीछे लग जाता है। सेकंड रूल में देखिए, इस प्रत्यय का प्रयोग यानी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग तब होता है जब अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा नहीं होती। ये एज इट इज कत्वा प्रत्यय का ही जो है रूल है, वैसा का वैसा ही रूल है, यानी कि धातु के अंत में देखिए धाव में इसमें स्वर की मात्रा, कोई स्वर की मात्रा नहीं लगी हुई है, इसीलिए इसमें क्या होगा, वर्ब के ऊपर छोटी की मात्रा आ जाएगी, यानी कि ये धावितुम, और उसमें उधर हमने कत्वा में क्या लगाया था, धावित्वा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये धावितुम हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट रूल, यदि धातु का अंतिम वर्ण श हो और बाद में त हो तो श जो है, श शक्कर वाला श षटकोण में बदल जाता है, इसमें बदल जाता है, और त जो है ट में बदल जाता है। यानी बहुत सिंपल है ये इसका उदाहरण। दृश का उदाहरण देख लीजिए, दृश प्लस तुमुन, यानी कि ये श जो है इस श में बदल गया, यानी श शक्कर वाला इस श षटकोण वाले में बदल गया, और ये त जो है त की जगह क्या आ गया, ट आ गया, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, थर्ड वाले रूल के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो गया, दृश प्लस तुमुन द्रष्टुम। यदि धातु का नेक्स्ट रूल है, यदि धातु का अंतिम वर्ण म न, जैसे कि अभी हमने कत्वा में पढ़ा सेम, म न यानी कि एक ही, ये वाला भ्रम प्लस तुमुन एक ही वर्ग के हैं, भ और म दोनों एक ही वर्ग के, प वर्ग के, प फ ब और भ और म, तो ये एक ही वर्ग के हैं, इसीलिए समान वर्ग के हों तो क्या होगा, इसमें म का लोप नहीं होगा। यहाँ म और न की भी बात है, यहाँ पर न का उदाहरण नहीं है, सिर्फ म का उदाहरण ही दिया गया, इसीलिए मैं म की बात कर रही हूँ। तो म और न का लोप हो जाता, नहीं होता, यानी कि म और न जो है एज इट इज रहता है। यदि न वाला उदाहरण रहता है तो न भी उसमें एज इट इज रहता है। यहाँ पर म वाला उदाहरण यानी ब्रह्म में म है, तो म वाला उदाहरण है, तो इसमें इसका लोप नहीं होता, यानी कि ये यहाँ से नहीं हटता, और इसमें क्या लग जाती है, इसमें ई की मात्रा लग जाती है, यानी कि इसमें ई का प्रयोग करना होता है। तो ये हो जाता है भ्रम प्लस तुमुन भ्रमितुम, म के ऊपर छोटी की मात्रा आ जाएगी और इस तुमुन का तुम लग जाएगा, तो भ्रमितुम बन जाएगा। इस तरीके से बच्चों तुमुन प्रत्यय। अब नेक्स्ट स्लाइड में ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि इसमें एक तो शब्द से पहले जो है वो लगे उपसर्ग लगे हुए रहते हैं, जैसे कि प्र, वी, परि, आ, प्र, वी और उत, ये इस तरीके से ये शब्द दे रखे हैं यहाँ पर।
इन शब्दों में सबसे जो आगे जो लगे हुए हैं उपसर्ग, वो उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। दूसरी इसकी पहचान होती है कि इसका प्रयोग करते समय जो ल्यप का य शेष रहता है। इसमें देखिए सब में ल्यप में य बीच में लगा। अब ये जो य है वो शब्दों के अंत में शेष आपको नजर आएगा, य सभी। जैसे कि ये आपको उदाहरण दे रखे, प्रहस्य, विहस्य, परित्यज्य, आदाय, प्राप्य, विज्ञाय, उत्थाय। इसमें सबके अंत में जो है आपको य नजर आएगा। ल्यप का प्रयोग करते समय ल्यप का य ही शेष रहता है, बाकी आधा ल और प दोनों हट जाते हैं। तो जैसे कि उदाहरण दे रखे हैं, प्र प्लस प्र, उसमें उपसर्ग लगा हुआ है प्रहस्य में, और धातु इसकी हस धातु है और ल्यप प्रत्यय लगा, तो ये हो गया प्रहस्य। विहस्य में वी उपसर्ग है, हस धातु है और ल्यप प्रत्यय है, विहस्य। परि, परित्यज्य में परि उपसर्ग, त्यज धातु, ल्यप प्रत्यय और परित्यज्य। इसी तरह से आदाय, आ, दा और ल्यप प्रत्यय आदाय। प्र उपसर्ग, आप धातु और ल्यप और प्राप्य, इस तरह से प्राप्य बना। वि उपसर्ग, ज्ञा धातु, ल्यप प्रत्यय और विज्ञाय। उत उपसर्ग, स्था धातु, ल्यप प्रत्यय और उससे बन गया उत्थाय। तो इस तरीके से ये ल्यप प्रत्यय है। और नेक्स्ट स्लाइड में इसी विषय वस्तु से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करके रखना। पहला क्वेश्चन है स्मृ धातु। आपकी बुक में सारे धातु दे रखे हैं। अब तक तो आपने सभी ने बुक अपनी अपनी परचेस कर ली होगी, तो उस बुक में आप देखना कि स्मृ धातु दे रखी होगी जो लोट लकार से संबंधित है, और भी सभी लकारों से संबंधित है, लेकिन आपको सिर्फ लोट लकार की स्मृ धातु देखना है। तो स्मृ धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष के तीनों वचन उसमें आपको बताने हैं। दूसरे क्वेश्चन में यच्छतम शब्द, ये भी लोट लकार की धातु लेनी है। इसमें यच्छ धातु किससे बनी है, कौन सी धातु से बनी, यच्छतम शब्द कौन सी धातु से बना है वो बताना है, धातु बतानी है, पुरुष बताना है और वचन भी बताना है। थर्ड क्वेश्चन में मति शब्द रूप की तृतीया विभक्ति के तीनों वचन लिखने हैं। चौथे क्वेश्चन में रमाणाम शब्द की विभक्ति और वचन बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रत्ययों को पहचान कर धातु व प्रत्यय अलग अलग करने हैं। कुछ शब्द मैंने लिखे हैं जिनमें आपको धातु अलग करके बतानी है, प्रत्यय अलग करके बताना है, और अगर वहाँ पर ल्यप प्रत्यय है तो उसका उपसर्ग भी बताना है। देखिए उपकृत्य, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन से शब्दों में जो है उपसर्ग लगा है, कौन से शब्दों में नहीं लगा है, यानी कि कौन सा ल्यप है कौन सा नहीं है, वो आपको पता करना है। उपकृत्य आनीय, भूत्वा, दृष्टवा, गंतुम, धावितुम और हसित्वा, ये कुछ कितने 7 शब्द दिए हैं। इनमें से इन तीनों प्रत्ययों के ये उदाहरण हैं। इनमें आपको इन्हें धातु और प्रत्यय सहित इन्हें अलग अलग करना है, और जिसमें ल्यप में अगर उपसर्ग लगा है तो उपसर्ग अलग करना है बच्चों। तो ये आप अपनी रफ कॉपी में आप करके देखेंगे और देखेंगे कि अब तक आपने कितना सीखा कितना नहीं। और अगले वीडियो तक बच्चों आप ये सब सॉल्व करके रखना। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।